हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेट्रोलॉजी में फ्रेंड्स आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं 20 लेकर आया हूं, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना। यहां पर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गेज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से गेज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो माप की जांच करने के लिए हम गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मापन की कितनी सीमाएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मापन की 2 सीमाएं होती हैं। आपसे पूछ लेगा मापन की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं। 2 सीमाएं होती हैं, एक तो होता है उच्च सीमा, दूसरी होती है हमारी निम्न सीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ ले कि सीमा प्लग गेज का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार कुछ, आपसे पूछेगा कि निम्न में से सीमा प्लग गेज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सीमा प्लग गेज का जो उपयोग है वो छिद्रों का व्यास ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा सीमा प्लग गेज होता है उसका इस्तेमाल हम छिद्रों के होल्स के डायामीटर को ज्ञात करने में कर लेते हैं। तो अच्छे से आप इसको नोट कर लेना कि जो हमारा सीमा प्लग गेज होता है उसका हम उपयोग करते हैं होल्स के डायामीटर को ज्ञात करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्नैप गेज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से स्नैप गेज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्नैप गेज का जो प्रयोग है वो शाफ्ट का व्यास ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, सीमा प्लग गेज का उपयोग कहाँ पर करते हैं, छिद्रों का व्यास ज्ञात करने में। स्नैप गेज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, शाफ्ट का व्यास ज्ञात करने में हम स्नैप गेज का प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछ ले कि ये किस प्रकार का होता है या किस आकार का होता है। तो जो हमारा फ्रेंड स्नैप गेज होता है वो आपका कुछ यू आकार की शेप का बना होता है। तो स्नैप गेज का जो उपयोग है वो शाफ्ट के डायामीटर को ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। और जो हमारा स्नैप गेज होता है वो यू आकार का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टेपर प्लग गेज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो आपसे पूछ ले कि निम्न में से टेपर प्लग गेज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि टेपर प्लग गेज का जो प्रयोग है वो छिद्रों के टेपर को मापने में हम करते हैं। तो आपसे पूछेगा तो इसका आप आंसर दीजिएगा कि टेपर प्लग जो हमारा गेज है, टेपर प्लग गेज है, उसका जो हम प्रयोग करते हैं होल्स के टेपर को मापने में हम टेपर प्लग गेज का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चूड़ी गेज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो चूड़ी गेज का जो हम प्रयोग चूड़ी मापने के लिए करते हैं, लेकिन आपसे पूछ ले कि आंतरिक चूड़ी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आंतरिक चूड़ी मापने के लिए चूड़ी प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछ ले कि बाह्य चूड़ी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसको हम बाह्य चूड़ी गेज का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड गेज का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि वर्नियर कैलिपर्स के बारे में अब थोड़ा सा आप जान लीजिए कि वर्नियर कैलिपर्स है क्या। सबसे पहले तो आपका एक ही क्वेश्चन यही पूछेगा कि वर्नियर कैलिपर्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वर्नियर जो कैलिपर्स होता है फ्रेंड्स वो वर्नियर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। आपसे पूछेगा कि वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी उपयोग कहाँ किया जाता है वर्नियर कैलिपर का। तो इसका उपयोग करते हैं लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई तथा बाह्य एवं आंतरिक व्यास के मापन के लिए हम वहाँ पर वर्नियर कैलिपर का उपयोग कर लेते हैं। तो आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्नियर कैलिपर किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ये हमारा वर्नियर प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
पूछ लेगा आपसे कि टेपर प्लग गेज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, या टेपर प्लग गेज जो आपका टेपर प्लग गेज होता है निम्न में से उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो टेपर प्लग गेज जो है फ्रेंड्स उसका प्रयोग जो है टेपर मापने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो टेपर प्लग गेज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, टेपर को मापने के लिए हम टेपर प्लग गेज का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन आ गया स्टील गेज। इसको आप अच्छे से याद करिएगा, आपसे पूछ ले कि स्टील गेज है क्या, इससे नापते क्या हैं। तो फ्रेंड्स स्टील गेज जो है इसको हम गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि स्टील गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो स्टील गेज को हम गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। और ये आपसे पूछ ले कि इसका आकार कैसा होता है, तो जो हमारा फ्रेंड्स स्टील गेज होता है इसका आकार जो है आयताकार होता है। और पूछ ले ये किसका बना होता है, तो यह हार्ड स्टील का बना होता है, यानी कि यह कठोरी इस्पात से बना होता है। तो आपसे स्टील गेज के बारे में पूछ लेगा तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है वर्नियर कैलिपर से। आपसे पूछ लेगा कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपसे पूछ लेगा कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है, तो ये आपका 0.02 mm आपका होता है। साथ ही आप इसका मात्रक जरूर याद रखना कि ये आपका mm में होता है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से आपका फिक्स स्टार लगा लेना। इस पर आपसे ज़रूर पूछेगा कि वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक है वो कितना होता है। तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लेना और इसको आप अच्छे से नोट कर लेना कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसका जो अल्पतमांक होता है फ्रेंड्स वो आपका 0.02 mm होता है। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे पूछ लेगा जो हमारे ट्रांसड्यूसर होते हैं वो किस पर वर्क करते हैं, किस तरह वर्क करते हैं। तो जो हमारा फ्रेंड्स ट्रांसड्यूसर होगा वो आपका जो है बेसिक डिटेक्टर पर वर्क करता है। तो आपसे पूछेगा ट्रांसड्यूसर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्रेंड्स जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है वो बेसिक डिटेक्टर पर वर्क करता है। तो अच्छे से आप नोट करिएगा। यहाँ पर स्टील एक आपका स्टील गेज होता है फ्रेंड्स, आपका एक स्टील रूल होता है। तो इसको भी देख लीजिए, आपसे पूछेगा ज़रूर कि स्टील रूल का जो है अल्पतमांक कितना होता है। तो आप इसको अच्छे से नोट करिएगा कि जो हमारा स्टील, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील रूल का जो अल्पतमांक होता है फ्रेंड्स वो आपका 0.5 mm होता है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। एक तो आप याद रखिए वर्नियर कैलिपर्स किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, साथ ही वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है और स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है। इसको आप अच्छे से ज़रूर याद करिएगा। इन क्वेश्चंस को आपसे पूछेगा ट्रांसड्यूसर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बेसिक डिटेक्टर पर हमारा जो है ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि विस्तार तथा एक्सपेंशन तथा कंप्रेशन को मापा किस में जाता है। तो जो हमारा एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है उसको हम बाय स्ट्रेन गेज के द्वारा नापते हैं। तो आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाय स्ट्रेन गेज से किसको मापते हैं, तो एक्सपेंशन एंड संपीडन को यानी कंप्रेशन को हम बाय स्ट्रेन गेज के माप से मापते हैं। तो आप इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ लिया आपका कि जो आपका ट्रांसड्यूसर होता है वो कितने टाइप्स का होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा कि ट्रांसड्यूसर को कितने टाइप्स में बांटा गया है या ट्रांसड्यूसर कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है वो 5 टाइप्स का होता है। पहला आपका होता है सेल्फ जनरेटिंग यानी कि खुद से जनरेट करना। दूसरा आपका होता है परिवर्तीय पैरामीटर ट्रांसड्यूसर। तीसरा आपका होगा वेरिएबल ट्रांसड्यूसर। चौथा आपका होगा फ्रीक्वेंसी जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर और पांचवा होगा आपका डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो आप इनको अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा कि जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है वो 5 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर के बारे में जान लेते हैं जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो जो आपका फ्रेंड्स सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर होता है वो किसी बाह्य पावर इनपुट से आउटसाइड सोर्स ऑफ इनपुट पावर की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो हमारा सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर होता है उसमें किसी बाह्य पावर की
आवश्यकता नहीं होती है या अन्य किसी भी प्रकार के पावर सोर्स की वहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है हमारे सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला नोट पॉइंट यहाँ पर लिखा है मैंने कि ट्रांसड्यूसर के द्वारा बहुत कम करंट तथा वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि ट्रांसड्यूसर के द्वारा किस चीज़ को उत्पन्न किया जाता है। तो ट्रांसड्यूसर के द्वारा जो है बहुत कम मात्रा में करंट को हम उत्पन्न करते हैं और साथ ही वोल्टेज को हम उत्पन्न करते हैं। बहुत कम मात्रा में फॉर अ लिटिल अमाउंट के लिए हम वहाँ पर ट्रांसड्यूसर से करंट और वोल्टेज को उत्पन्न करते हैं। आपका एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन आ गया LVDT। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे स्टार लगा लेना। इसकी फुल फॉर्म ज़रूर पूछेगा आपसे। तो इसका जो फुल फॉर्म है आपका LVDT का लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, इसका आप ज़रूर याद रखिएगा। फुल फॉर्म जो हमारा LVDT का होता है वो होगा लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा कि जो हमारा LVDT होता है उसका जो फुल फॉर्म होगा वो आपका होगा लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछ ले कि रैखिक विस्थापन को विद्युत सिग्नल में परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जो हमारा रैखिक विस्थापन होता है उसको विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। तो हमारा रैखिक विस्थापन को विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम LVDT का प्रयोग करते हैं। LVDT का फुल फॉर्म होगा लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। फिर यहाँ पर कुछ आपके लिए लिखा गया है कि इस ट्रांसड्यूसर का आउटपुट रैखिक होने के कारण यह लीनियर वोल्टेज ट्रांसड्यूसर कहलाता है। तो ट्रांसफार्मर नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा इस ट्रांसड्यूसर का आउटपुट रैखिक होने के कारण यह लीनियर वोल्टेज पर मतलब यह लीनियर वोल्टेज जो है वो ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ ले कि LVDT एक निष्क्रिय प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर होता। तो आपसे पूछ लेगा कि LVDT एक किस प्रकार का प्रेरकत्व होता है। तो वो हमारा एक निष्क्रिय प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर होता है। इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। तो आपसे पूछ लेगा फ्रेंड्स कि जो हमारा LVDT होता है वो किस प्रकार के प्रेरकत्व पर वर्क करता है। तो वो हमारा निष्क्रिय प्रेरकत्व पर वर्क करता है हमारा LVDT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डाई इलेक्ट्रिक गेज एक प्रकार का कैपेसिटर होता है जिसमें वायु परावैद्युत का कार्य करती है। तो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन इस प्रकार से कि डाई इलेक्ट्रिक गेज किस प्रकार का होता है। तो ये आपका जो डाई इलेक्ट्रिक गेज होता है वो एक प्रकार का कैपेसिटर होता है। और पूछ लेगा कि डाई इलेक्ट्रिक गेज में परावैद्युत के रूप में कौन कार्य करता है। तो जो हमारी एयर होती है वो डाई इलेक्ट्रिक गेज में परावैद्युत का कार्य करती है। तो आपसे पूछेगा कि डाई इलेक्ट्रिक गेज क्या होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक गेज जो है एक प्रकार का आपका कैपेसिटर होता है जिसमें आपसे पूछ लेगा कि डाई इलेक्ट्रिक गेज में परावैद्युत के रूप में क्या कार्य करता है। तो वहाँ पर हमारी वायु जो है परावैद्युत के रूप में कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि थर्मिस्टर ऊष्मीय प्रतिरोधी परिवर्तन पर आधारित एक उच्च ट्रांसड्यूसर है। तो इसमें आपका पूछेगा क्वेश्चन इस प्रकार से कि जो हमारा थर्मिस्टर होता है वो किस पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। तो आपसे तो एक पूछेगा कि थर्मिस्टर किस पर आधारित होता है। तो थर्मिस्टर जो है एक उच्चतम या उच्च ताप ट्रांसड्यूसर होता है। तो सबसे पहले ये हो गया। आपसे पूछेगा कि किस पर आधारित होता है। तो जो हमारा थर्मिस्टर होगा वो हमारा ऊष्मीय प्रतिरोध परिवर्तन पर आधारित होता है। और आपसे पूछेगा ये एक किस प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। तो जो हमारा थर्मिस्टर होता है फ्रेंड्स वो हमारा ऊष्मीय प्रतिरोध परिवर्तन पर आधारित एक उच्च
उच्चतम ट्रांसड्यूसर होता है। तो उच्च ताप का है या उच्चतम ट्रांसड्यूसर होता है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से दो बन जाते हैं इससे। एक तो आपका पूछेगा कि थर्मिस्टर जो है किस पर आधारित होते हैं, तो ये आपके ऊष्मीय प्रतिरोध परिवर्तन पर आधारित होते हैं। आपसे पूछ लेगा कि जो थर्मिस्टर है वो किस प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, तो वो एक उच्चतम या उच्च ताप ट्रांसड्यूसर होता है हमारा थर्मिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी थर्मिस्टर से ही आपसे पूछेगा फ्रेंड्स यहाँ पर थर्मिस्टर का जो प्रतिरोध है वो ताप के बढ़ने पर कैसा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्मिस्टर का जो प्रतिरोध है वो ताप के बढ़ने पर बहुत अधिक घट जाता है। और आपसे पूछेगा कि थर्मिस्टर का जो प्रयोग है वो ताप के बढ़ने पर क्या होता है, तो ताप के बढ़ने पर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो थर्मिस्टर का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स वो क्या है कि थर्मिस्टर का प्रतिरोध जो है, आपसे पूछेगा थर्मिस्टर का जो प्रतिरोध है ताप बढ़ाने पर उसमें क्या होता है, तो बहुत अधिक घट जाता है। और आपसे पूछेगा कि थर्मिस्टर के प्रतिरोध का जो ताप है यदि उसको हम घटा देते हैं तो क्या होगा, वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अच्छे से इनको आप जरूर याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्मीय प्रतिरोध ट्रांसड्यूसर को क्या कहते हैं। तो जो हमारा फ्रेंड्स ऊष्मीय प्रतिरोध ट्रांसड्यूसर होता है इसको हम प्रतिरोध तापक्रम डिटेक्टर भी कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछ लेगा कि ऊष्मीय प्रतिरोध ट्रांसड्यूसर को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वो हमारा प्रतिरोध तापक्रम डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्मीय प्रतिरोध परिवर्तन पर क्या क्या आधारित होता है, या आपसे पूछ लेगा कि ट्रांसड्यूसर किस पर आधारित होता है, तो वो आपका ऊष्मीय प्रतिरोध परिवर्तन पर आधारित होता है। आपसे पूछ लेगा प्रतिरोध थर्मामीटर किस पर आधारित होता है, तो वो भी आपका ऊष्मीय प्रतिरोध परिवर्तन पर आधारित होता है। और आपसे पूछ लेगा कि थर्माकोल किस पर आधारित होता है, वो भी आपका ऊष्मीय प्रतिरोध परिवर्तन पर आधारित होता है। तो यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो बन जाता है आपका ट्रांसड्यूसर किस पर आधारित होते हैं, तो वो हमारे ऊष्मीय प्रतिरोध परिवर्तन पर आधारित होते हैं। आपसे दूसरा पूछेगा कि प्रतिरोध थर्मामीटर एवं थर्मोकपल जो होते हैं वो भी हमारे ऊष्मीय प्रतिरोध परिवर्तन पर आधारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कि प्रतिरोध थर्मामीटर के लिए सबसे उपयुक्त एवं सस्ती धातु कौन सी होती है। तो प्रतिरोध थर्मामीटर के लिए सबसे उपर्युक्त और सस्ती जो धातु होती है वो हमारी कॉपर होती है। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब के परम दाब से अधिक होने की राशि को क्या कहते हैं। तो जब हमारा फ्रेंड्स वायुमंडलीय दाब क्या हो, परम दाब से अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन को हम निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो आपसे पूछ ले कि वायुमंडलीय दाब के परम दाब से अधिक होने की राशि को क्या कहते हैं, तो उसको हम निर्वात कहते हैं या वैक्यूम के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ लेगा फ्रेंड्स कि मेट्रोलॉजी का कार्य क्षेत्र क्या होता है। तो मेट्रोलॉजी का फ्रेंड्स आपका कार्य क्षेत्र होता है इंस्पेक्शन करना और गुणवत्ता होता है, यानी कि क्वालिटी एंड जो हमारा इंस्पेक्शन होता है वो हमारा मेट्रोलॉजी का कार्य क्षेत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। आपसे पूछ ले कि तृतीय श्रेणी के मापन यानी कि थर्ड कैटेगरी के जो मेजरमेंट होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से यंत्र आते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा पायरोमीटर आता है और टैकोमीटर हमारा आता है। तो आपसे पूछ लेगा कि तृतीय श्रेणी मापन के अंतर्गत यानी थर्ड सीरीज मेजरमेंट के अंतर्गत कौन कौन से डिवाइसेस आती हैं। तो एक आपका पायरोमीटर आता है, दूसरा आपका टैकोमीटर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन में समय की बचत के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि इंस्पेक्शन में समय की बचत के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इंस्पेक्शन में समय की बचत के लिए हम गेज और कंपैरेटर्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि गेज का प्रयोग तो करते हैं, साथ ही साथ वहां पर हम तुलनित्र का भी प्रयोग करते हैं इंस्पेक्शन में समय की बचत के लिए। तो आपसे पूछ लेगा कि समय मतलब इंस्पेक्शन में जो हमारा टाइम लॉस होता है उसके बचत के लिए हम किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर हम गेज और कंपैरेटर्स का प्रयोग
कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मापन के मानक को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा कि जो मेजरमेंट के मानक होते हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसको देख लीजिए, 4 श्रेणियों में आपको बांटा गया है। पहला आपका होता है प्राथमिक मानक यानी कि प्राइमरी मेजरमेंट, दूसरा आपका सेकेंडरी मेजरमेंट, तीसरा आपका टर्सरी मेजरमेंट और चौथा आपका कार्यकारी मेजरमेंट। तो यहाँ पर प्राथमिक मानक के अंतर्गत हमारा जो आता है मीटर और यार्ड जो है वो प्रथम मानक के उदाहरण। तो आपसे पूछ लेगा कि प्राइमरी जो मेजरमेंट होता है उसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर हमारा मीटर और जो यार्ड होता है वो प्रथम मानक के उदाहरण होते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा कि मापन के मानक को कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक मानक, द्वितीय मानक, तृतीय मानक और कार्यकारी मानक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ ले कि लंबाइयों के अन्य मानकों का निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप मीटर और इम्पीरियल का प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछ ले कि लंबाइयों के अन्य मानकों का जब हम निर्धारण करते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप मीटर और इम्पीरियल का वहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्यकारी मानक कितने मानकों से मिलकर बना होता है। तो जो फ्रेंड्स हमारा कार्यकारी मानक होता है वो हमारा 3 मानकों से मिलकर बना होता है। इसका सामान्य जो उपयोग है वो मेट्रोलॉजी लेबोरेटरी में किया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि कार्यकारी जो 3 मानक होते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग हम मेट्रोलॉजी लेबोरेटरी में करते हैं। आपसे पूछ ले कि जो हमारे कार्यकारी मानक होते हैं, वर्किंग मेजरमेंट होते हैं, उनके कितने प्रकार के मानकों से मिलकर बने होते हैं। तो वो 3 प्रकार के मानकों से मिलकर बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ ले कि यदि मापन यंत्रों या गेजों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे नोट कर लिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछ ले कि कैलिब्रेशन किसे कहते हैं। तो कैलिब्रेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि हम कैलिब्रेशन किसे कहते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब हम मापन यंत्रों या गेजों में कोई त्रुटि आ जाती है और यदि हम उन त्रुटियों को नोट कर लेते हैं तो वो हमारा कैलिब्रेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं मेजरमेंट करना है, किसी गेज का मेजरमेंट करना है और उस गेज में आपकी क्या आ गई, एरर आ गई, त्रुटि आ गई। जब तक आप उस त्रुटि को नोट नहीं करेंगे तब तक उसको हम कैलिब्रेशन नहीं कह सकते। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जब किसी मापन यंत्र एवं गेज में जब कमी आ जाती है और जब हम उसको नोट कर लेते हैं तो वो कंडीशन हमारी कैलिब्रेशन कहलाती है। इसको आप अच्छे से ज़रूर याद रख लीजिएगा कि कैलिब्रेशन किसे कहते हैं। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ये आपका इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है कि कैलिब्रेशन किसे कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैलिब्रेशन किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जब हम किसी यंत्र की या गेज की में त्रुटि आ जाती है और उस त्रुटि को जब हम नोट कर लेते हैं तो वो हमारा कैलिब्रेशन कहलाता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट डेली और रेगुलर प्राप्त करने के लिए। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम की लिंक जो है फ्रेंड्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको काफ़ी सारी पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो वहां से जाकर आप सारी पीडीएफ और नोट्स को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को आप ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।